आज का हमारा क्लास है हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। देखो पिछले दो क्लास में ना हम लोग, हालांकि पिछले दो क्लास में हम लोग ये जान चुके हैं कि आखिर ये जो 1000 साल का जो पीरियड है 7000 से लेकर 1750 तक का जो पीरियड है, उस पीरियड में दो बदलाव हम लोग देख चुके हैं, है ना। सबसे पहला बदलाव किस में था? मैप में था ना। पहला बदलाव हम लोग मैप में देखे कि जैसे जैसे हमारा समय बदला वैसे वैसे मैप का हमारा जो सब कॉन्टिनेंट का जो मैप था, सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या, भारत के साथ साथ अलग आसपास के जगहों का भी, उसको हम लोग कहते थे सब कॉन्टिनेंट। तो मैप में बदलाव हुआ, पहला ये था हमारा। दूसरा क्या था? दूसरा था कि लैंग्वेज में भी बदलाव आया, है ना। जैसे हमारे पास दो वर्ड था ना, पहला था हिंदुस्तान। हिंदुस्तान से हम लोग आज क्या समझते हैं? इंडिया। लेकिन हम लोग ये भी देख चुके कि हिंदुस्तान का मतलब पहले क्या क्या था, है ना। उसके बाद फिर क्या देखे थे हम लोग? एक वर्ड था फॉरेनर, है ना। पहले मतलब क्या था फॉरेनर का? पहले मतलब था फॉरेनर का कि कोई दूसरे गांव वाला आदमी उठ के दूसरे गांव में चला गया है, यानी कि गांव से दूसरे गांव में आ गया तो वो हो गया हमारे लिए फॉरेनर। लेकिन आज हम लोग क्या समझते हैं? फॉरेनर का मतलब एक ऐसा इंसान जो कि हमारे कंट्री का नहीं है, बाहर से आया हुआ है। अब वो किसी पर्पज के लिए आ सकता है, या तो घूमने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, है ना, किसी भी चीज़ के लिए वो आ सकता है। तो किस प्रकार से देख पा रहे हो, जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे मैप का नक्शा बदल रहा है, फिर से लैंग्वेज का मीनिंग बदल रहा है, शब्द का मतलब बदल रहा है, समझ रहे हो ना। लेकिन आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। अब यहाँ पे मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि जितने भी इतिहासकार थे, यानी कि ऐसे इंसान जो कि हिस्ट्री को लिखा करते थे, हिस्ट्री को पढ़ा करते थे, उनको आखिर आइडिया कहाँ से मिलता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज हम लोग किसके बारे में? अकबर के बारे में जानते हैं, है ना। आज हम लोग फिर से अशोका के बारे में जानते हैं। आज हम लोग महात्मा बुद्ध के बारे में जानते हैं। आज हम लोग जीसस क्राइस्ट के बारे में जानते हैं। ये कैसे जानते हैं? कहीं ना कहीं इन सभी के बारे में लिखा हुआ होगा, कहीं ना कहीं इन सभी के बारे में कोई ना कोई बुक लिखा होगा, तब तो जान पा रहे हैं ना। जैसे आज हमारे लिए हिस्ट्री का सोर्स क्या है, यानी कि यदि आज हमको हिस्ट्री पढ़ना हो तो कहाँ से पढ़ेंगे? बुक में पढ़ेंगे। ये हमारे के लिए क्या हो गया? ये सोर्स हो गया, हिस्ट्री को पढ़ने के लिए सोर्स हो गया। लेकिन उस समय पे वो जो 1000 साल का जो पीरियड है, उस समय पे यदि लोगों को हिस्ट्री पढ़ना होता होगा तो वो कैसे पढ़ते होंगे, वो कैसे जानते होंगे? बात समझ में आ रहा क्या कह रहा है? जैसे यदि आज हमको पढ़ना हो किसी इंसान के बारे, किसी चीज़ के हिस्ट्री के बारे में यदि हमको पढ़ना हो, फॉर एग्जाम्पल मान लो यदि हमको स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ना हो, महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना हो, महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ना हो, जीसस क्राइस्ट के बारे में पढ़ना हो, तो हम क्या करेंगे? कोई एक बुक उठाएंगे, पढ़ डालेंगे, है ना। आज हमारे लिए हिस्ट्री का सोर्स क्या है? यानी कि हमको यदि हिस्ट्री पढ़ना है तो हमारे लिए क्या है? बुक है ना। बुक, हमारे पास इंटरनेट है, इंटरनेट खोल के देख लेंगे, उसमें मिल जाएगा हमको। लेकिन आज से, यानी कि वो जो 1000 का जो पीरियड है, यहाँ से लेकर इतना तक का जो पीरियड है, इसके बीच में यदि किसी इंसान को हिस्ट्री पढ़ना होता होगा, या चाहे वो नॉर्मल इंसान हो, चाहे वो कोई बड़ा सा हिस्टोरियन हो, इतिहासकार हो जो हिस्ट्री को लिखता हो या फिर पढ़ता हो, तो वो कैसे पढ़ता होगा? क्योंकि उस समय भी कुछ ना कुछ हिस्ट्री रहा होगा। जैसे आज हिस्ट्री है हमारे लिए कुछ पढ़ने के लिए, उस पीरियड में भी कुछ ना कुछ हिस्ट्री रहा होगा। तो इस समय के लोग उस समय पे हिस्ट्री कैसे पढ़ा करते थे, कैसे जानते थे कि इस समय पे ये हुआ करता था, इस समय पे ये हुआ करता था? कैसे जानेंगे ये लोग? उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे, है ना। कैसे जानते थे? देखो, आज हम लोग बुक पढ़ लेते हैं, इंटरनेट है हमारे पास, इंटरनेट है, यूट्यूब पे देखना हो यूट्यूब पे देख लेते हैं, जिस पे देखना हो हम लोग आज देख लेते हैं, है ना। लेकिन उस समय पे यदि लोगों को इतिहास पढ़ना होता होगा तो वो कैसे पढ़ते होंगे, कैसे जानते होंगे? वही के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहला क्या है? देखो, they rely on coins, inscription, architecture and textual records for information। मेरे बात को ध्यान से सुनना, ये ना बहुत ही बड़ा चीज लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या लिखा हुआ है? देखो यहाँ पे, they rely on coins, inscriptions, architecture and textual records। आज हमको हिस्ट्री पढ़ना हो, बुक उठा लीजिए, इंटरनेट उठा लीजिए, यूट्यूब खोल लीजिए, गूगल क्रोम खोल लीजिए, गूगल खोल लीजिए। आपके पास इतिहास पढ़ने के लिए, आज हिस्ट्री को पढ़ने के लिए, जानने के लिए कितना सारा सोर्स है ना। लेकिन उस समय पे कुछ गिना चुना ही सोर्स था। जैसे सबसे पहला क्या था? कॉइन्स, सिक्का। देखो, सिक्का ना पहले, आज तो हमारे पास एक नॉर्मल सिक्का है, उसमें भारत माता का फोटो बना रहता है ना। बात समझ रहे हो? ये तो नॉर्मल सा सिक्का हो गया। लेकिन आज से बहुत समय पहले ना, हर समय पे जैसे जैसे जिस जिस राजा ने राज किया, उस समय पे उसका सिक्का चलता था। जैसे अशोका ने राज किया तो उसका सिक्का चलेगा,
मुगलों ने राज किया यानी कि मुसलमान के राजा ने राज किया, उसका सिक्का अलग चलेगा। बात समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? अंग्रेजों ने राज किया, अंग्रेजों का सिक्का अलग चलेगा। मतलब कि वो सिक्के को देख के ये बता देते थे कि इस सिक्का के पीछे इतिहास क्या रहा होगा। जैसे हमारे इंडिया में उस समय पे अंग्रेजों का राज था, है ना, तो यहाँ पे हमको डॉलर भी मिलता होगा, देखने को मिलता होगा ना। तो यदि आज कोई इंसान यहाँ पे डॉलर देखेगा तो वो क्या समझेगा? वो ये समझेगा कि अच्छा एक समय ऐसा भी रहा होगा जहाँ पे कि अंग्रेजों का शासन भारत में पूरा का पूरा रहा होगा, है ना। हम लोग कह सकते हैं यदि आज हमारे पास अशोका के टाइम का सिक्का मिल जाए, अकबर के समय का सिक्का मिल जाए, तो हम लोग क्या समझेंगे? हम लोग ये समझेंगे कि इन लोगों का भी एक समय में यहाँ पे राज रहा होगा, है ना। तो उस समय के लोग सिक्के को देख के ये बता देते थे कि इसके पीछे का इतिहास क्या रहा होगा। बात समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, यदि आप जैसे आज हमारे पास एक सिक्का होता है, एक सिक्का होता है जैसे हमारे पास, यदि आपको दिखा पाए, जैसे देखिए ये वाला हमारे पास एक सिक्का है, देखिए ये आज हमारे पास एक सिक्का है, कहाँ गया ये वाला, देखिए ये आज हमारे पास सिक्का है, और यहाँ पे पीछे में क्या बना हुआ है? पीछे में स्तंभ बना हुआ है, और ये स्तंभ किस समय का यूज किया जाता था? अशोका के टाइम पे। अशोका के टाइम पे ये वाला स्तंभ जो है ना यूज किया जाता था। ऑनलाइन वाले बच्चे आप भी देख सकते हैं, ये जो पीछे आप देख रहे हैं, देख रहे होंगे ये चिन्ह अशोका के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज किया जाता था। तो हम लोग इसको देख के ये बता सकते हैं कि इसके पीछे का कहानी क्या रहा होगा, है ना, क्या रहा होगा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत समझने में? तो इसी प्रकार से उस समय के बड़े बड़े इतिहासकार, बड़े बड़े हिस्टोरियंस लोग क्या करते थे? सिक्के को देख के वो बता देते थे कि इसके पीछे का इतिहास क्या रहा होगा, है ना, किसका राज रहा होगा, ये किस समय किस समय के टाइम पीरियड का ये हमारा सिक्का है, ये वो लोग देख के बता देते थे, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का मतलब ये हो गया कि आप बहुत सारे अपने अपने बुक में भी आप देख सकते हैं, उसमें ना दीवाल है, दीवाल में कुछ डायग्राम बना हुआ है, पिक्चर बना हुआ है ना, कुछ लिखा हुआ है, और वो लैंग्वेज आज आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो लैंग्वेज आज से बहुत समय पहले लिखा जाता था, है ना। बस समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? तो इंस्क्रिप्शन का मतलब हो गया कि आप देखते हो कहीं कहीं दीवार पे लिखा हुआ है कुछ ना कुछ, है ना। जैसे आप यदि बोध गया कभी जाने का आपको मौका मिले, बोध गया जाइए या फिर आप राजगीर जाइए, है ना, यहाँ पे जब आप जाएंगे ना तो आपको दीवार में कुछ ना कुछ ऐसा लिखा हुआ मिलेगा जो कि आपको समझ ही नहीं आएगा। तो वो क्या है? वो एक ऐसा चीज वहां पे लिखा हुआ होता है जो कि हमें ये बताता है कि कभी ना कभी इस तरह के लैंग्वेज को लिखने वाला लोग भी रहा होगा, है ना। यदि आज हमारे पास हिंदी लैंग्वेज है, हो सकता है कि आने वाले 100 साल में हिंदी कुछ और बदल जाए, हो सकता है कि जो 1000 साल के बाद आदमी आएंगे उसको हिंदी समझ में ना आए, है ना। लेकिन हम लोग ये तो बता सकते हैं ना देख के, हिंदी को देख के उस समय पे 1000 साल के बाद, कि एक समय ऐसा भी रहा होगा जब लोग हिंदी लिखा करते होंगे, है ना। तो ये सब क्या देख रहे हो? कॉइन को देख के बता देना कि इसके पीछे का इतिहास क्या रहा होगा। दीवार पे कुछ पिक्चर बना हुआ है, उसको देख के बता देना। दीवार पे कुछ लिखा हुआ है, इसको देख के बता देना। ये सब क्या है? ये सब इंफॉर्मेशन ही तो है, हिस्ट्री का इंफॉर्मेशन ही तो है। जैसे यदि आप बोध गया में आज जाएंगे, अभी के टाइम में यदि आप बोध गया जाएंगे तो वहाँ पे आपको ना दीवालों पे, पत्थरों पे कुछ पिक्चर देखने को मिलेगा बुद्ध भगवान जी का, फिर से कुछ लैंग्वेज में लिखा हुआ रहेगा जो कि आज आपको समझ में नहीं आएगा वो क्या लिखा हुआ है। लेकिन हम लोग ये देख के बता सकते हैं ना कि एक समय पे यहाँ पे बुद्धा का राज रहा होगा, है ना, एक समय पे बुद्धा का राज रहा होगा, उनके पीछे का इतिहास क्या रहा होगा, ये तो बता सकते हैं हम लोग, है ना। जैसे यदि आप दिल्ली जाएं तो वहाँ पे बहुत सारा ऐसा किला है जो कि मुगलों के टाइम का है ना। वहाँ पे उर्दू में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो वो हमको क्या बताता है? वो ये हमको बताता है कि एक समय ऐसा भी रहा होगा जहाँ पे कि दिल्ली में पूरा का पूरा मुगलों का राज रहा होगा। तो आप ये समझ पा रहे हैं ना कि अलग अलग समय पे देख रहे हो कैसे कैसे क्या क्या चीज से पहले वाले लोग इतिहास को जानते थे। आज हमारे पास तो इंटरनेट है, खोल के हम लोग सब कुछ देख लेते हैं, है ना। लेकिन उस समय पे इतना कुछ नहीं था। उनको यदि कुछ देखना होता था तो उनको कुछ चीज़ों से ही मालूम करना पड़ता था कि आखिर उस समय का इतिहास क्या रहा होगा। सिक्के को देख के बता देना, फिर से दीवालों पे पिक्चर बना हुआ है तो उसको देख के अनुमान लगा लेना कि इसके पीछे का इतिहास क्या रहा होगा, है ना। उसके बाद फिर हमारे पास है तीसरा आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का मतलब हो गया कि पुराना पुराना घर, पुराना पुराना महल, बिल्डिंग, हवेली, ये सब क्या है? आर्किटेक्चर है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि आपको बताएं, यदि आप आज दिल्ली में जाएं आपको कुतुब मीनार मिलेगा, है ना। फिर से उसके बाद आज हमारे पास कितना है, कुतुब मीनार है, लाल किला है ना, लाल किला है, फिर से ताजमहल है, चार मीनार है, फिर से कलकत्ता में जाएं आपको तो लाइब्रेरी रखा हुआ है, कितना बड़ा ये सब चीज़ है। जैसे आप पटना में चले जाएं गोल घर है, ये सब क्या है, हमारा आर्किटेक्चर है, जो कि हमें ये बताती है कि एक समय पे इन सब लोगों का भी राज रहा होगा। जैसे गोल घर पटना का बनाया हुआ अंग्रेजों का, तो हम गोल घर को देख के ये मालूम कर सकते हैं कि एक समय ऐसा भी रहा होगा जहाँ पे कि पटना में पूरा का पूरा अंग्रेजों का राज रहा होगा, है ना। ये हम कैसे बता दे रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं तो बता दे रहे हैं ना। उसी प्रकार से लोग उस समय पे इन सारे चीज़ों को देखते थे और बता देते थे कि इस समय पे ये हुआ होगा, है ना। कोई दिक्कत समझने में। उसके बाद है हमारा आखिरी है टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स। टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स का मतलब ये हो गया कि लोग उस समय पे कुछ लिखा भी करते थे, है ना, कुछ लिखा भी करते थे, तो उनको भी पढ़ के लोग समझ जाते थे कि इसके पीछे का कहानी क्या रहा होगा, है ना। जैसे आज हम यदि एक बुक उठाएं और बुक उठाएं ऐसे और हम पढ़ने लगे महात्मा बुद्ध के बारे में, तो हमको मालूम चल जाएगा कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने ज्ञान को हासिल कैसे करा, उन्होंने समाज के भलाई के लिए क्या कुछ किया, है ना, वो संन्यास क्यों ले ली, सन्यासी क्यों बन गए, ये हम लोग जान सकते हैं। तो उस समय पे हिस्ट्री को पढ़ने का जो तरीका था, हिस्ट्री को जानने का जो हमारे पास सोर्स था वो बहुत ही कम था, लेकिन जितना था बहुत ही ज़्यादा था। समझ गए बात को। तो यदि आपसे पूछे कि बेटा बताओ उस समय पे, आज तो हमारे पास इंटरनेट है, हम जहाँ जो चीज़ देखना चाहें हम देख सकते हैं, लेकिन उस समय पे लोग हिस्ट्री को कैसे पढ़ा करते होंगे, तो सिक्के को देख के बता देना, वो सिक्के को देखते थे और बता देते थे कि इसके पीछे का कहानी क्या रहा होगा, है ना। जैसे सिक्का यदि मुगल का रहा तो मुसलमानों का राज रहा होगा, यदि सिक्का अशोका के टाइम का रहा तो अशोका का राज रहा होगा, है ना। और यदि फिर से अकबर का मिला सिक्का तो सिक्का को ये देख के बता देना कि अकबर का राज रहा होगा, है ना। उसी प्रकार से कुछ पिक्चर को देख के बता देना, कुछ डायग्राम को देख के बता देना कि किसका राज रहा होगा, फिर से कुछ बिल्डिंग को देख के बता देना कि किसका राज रहा होगा। ये सारे हमारे पास कुछ सोर्स थे उस समय पे, जिससे कि हम लोग ये पता कर सकते थे कि आखिर इसके पीछे का हिस्ट्री क्या रहा होगा। समझ गए बात को। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, द नंबर एंड वैरायटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स increased dramatically during this period because in this period paper became cheaper and more widely available। देखो एक वर्ड तुमको मिलेगा हिस्ट्री में, बहुत ज़्यादा मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा मिलेगा, वो वर्ड है ड्रामेटिकली। ड्रामेटिकली वर्ड तुमको ना हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। तो ड्रामेटिकली का मतलब होता है हिंदी में नाटकीय रूप से। इसका मतलब क्या हुआ, नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। ड्रामेटिक का मतलब हो गया धीरे धीरे बदलाव आना। क्या, धीरे धीरे बदलाव आना। समझ के बात को। तो इस पीरियड में, कौन से पीरियड में, 700 सीई से लेकर 1750 सीई के बीच में जो है ना, पेपर का यानी कि टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स का जो इंपॉर्टेंस था वो बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा था। क्यों बढ़ रहा था, क्योंकि इस समय पे पेपर का इन्वेंशन हो चुका था। पेपर का इन्वेंशन हो चुका था। इससे पहले लोग किस पे लिखा करते होंगे, दीवार पे लिख देते होंगे, बड़ा सा पत्थर का चट्टान है उस पे लिख देते होंगे। क्या, हाँ समझे। पहले कैसे लोग लिखा करते होंगे, बड़ा सा दीवार है उस पर कुछ लिख देना, है ना, बड़ा सा पत्थर है उस पर कुछ लिख देना छेनी हथौड़ी से, बड़ा सा दीवार है उसमें किसी का पिक्चर बना देना। उस समय पे ये सिस्टम चलता था। लेकिन ये एक ऐसा समय है 700 सी से लेकर 1750 सी तक का ये जो पीरियड है, इसमें ना पेपर का यूज होने लगा था, यानी कि पेपर का इन्वेंशन हो चुका था। हाँ, ऐसा पेपर नहीं जो आज हम लोग यूज करते हैं ना पूरा वाइट, ऐसा पेपर यूज उस समय पे नहीं आया था। इससे बहुत ही घटिया पेपर आया था, यानी कि उस समय के लिए जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे उसमें बदलाव हुए आता रहा, है ना। लेकिन हाँ, उस समय पे हम लोग ये कह सकते हैं कि पेपर का इन्वेंशन उस समय पे हो चुका था। अब चूंकि पेपर का इन्वेंशन हो चुका है तो लोग किस पे लिखा करते होंगे, पेपर पे लिखा करते होंगे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, द नंबर एंड वैरायटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली। तो लोग उस समय पे क्या करने लगे थे, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स मतलब कि जो लिखते थे ना वो उनका संख्या बढ़ने लगा था। क्यों बढ़ने लगा था भाई, देखो कितना भी है, यदि आप दीवार में छेनी हथौड़ी से ठोक ठोक के लिखेंगे तो टाइम लगेगा उसमें, है ना। लेकिन यदि आपके पास पेपर है तो आप धड़ाधड़ लिखते जा रहे हैं, उसमें क्या लगता है, टाइम कम लगता है, तो लोग ज़्यादा लिखना चाहेगा, है ना। बात समझ गए। तो जैसे जैसे पेपर का इन्वेंशन उस समय पे होता गया वैसे हमारा टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स भी बढ़ता गया, यानी कि लोग लिखना शुरू कर चुके थे ज़्यादा से ज़्यादा। समझ गए। आगे, बिकॉज इन दिस पीरियड पेपर बिकेम चीपर, उस समय पेपर बहुत सस्ता में मिल जाता था।
और उस समय पे बहुत ही बड़े पैमाने पे पेपर हमको मिलता था, प्लस सस्ता में भी मिलता था। तो लोग पेपर को खरीदते थे और उस पर लिखना शुरू कर देते थे। समझ गए बात को? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। पीपल यूज इट टू राइट होली टेक्स्ट। अब लोग पेपर किस चीज़ के लिए यूज करते होंगे? क्या पेपर को एरोप्लेन बना के उड़ाने में यूज करते होंगे? नहीं। देखो आज ये सिस्टम है ना हमारे पास, आज ये है कि पेपर का हम लोग भले ही एरोप्लेन बना के उड़ा देते हैं, लेकिन उस समय पे एक एक पेपर का कीमत था। लोग पेपर को समेटना जानते थे, पेपर का कैसे यूटिलाइज किया जाना चाहिए वो जानते थे। समझ गए बात को? तो उस समय पे उस पेपर का यूज किस लिए होता था? होली टेक्स्ट के लिए, यानी कि धार्मिक चीज़ों के लिए। धार्मिक चीज़ों के लिए, किसी भगवान के बारे में लिख देना, ग्रंथ के बारे में, किसी भगवान के बारे में लिख देना, है ना, किसी फेस्टिवल के बारे में लिख देना, ये होली टेक्स्ट है हमारा। समझ गए? धार्मिक ग्रंथ लिख देना, ये कुछ हमारा हो गया, उसके लिए हम लोग यूज करते थे। उसके बाद फिर क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, रूलर्स के बारे में लिखते थे, यानी कि राजा लोगों का इतिहास क्या रहा है उसके बारे में लिखा करते थे हम लोग। जैसे आज हमारे पास क्या आता है, यदि आज हम लोग अशोका का पढ़ना, अशोका के बारे में जानना चाहें तो कहाँ से? हमारे पास बुक है ना, तो उससे हम लोग पढ़ लेंगे। तो उस समय पे पेपर का यूज मेनली किस लिए होता था? धार्मिक चीज़ों को लिखने के लिए, है ना, भगवान हो गया, ग्रंथ हो गया, कोई धार्मिक चीज़ों को लिखने के लिए हम लोग यूज करते थे। उसके बाद राजा लोगों का यदि हमको इतिहास लिखना हो, किस राजा का जन्म कैसे हुआ, कहाँ पे हुआ, कब हुआ, है ना, वो कब राजा बना, कब वो मर गया, उसका कितना बेटा था, कितना बेटी था, इन सब चीज़ों के लिए भी हम लोग पेपर को उस समय पे यूज किया करते थे। ठीक ना? आगे बढ़ते हैं फिर लेटर के लिए। हाँ, आज तो हमारे पास ईमेल है ना, फोन पे मैसेज कीजिए चला जाएगा आपको, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, मैसेंजर है, कितना कुछ है आज अपने बात को भेजने के लिए। उस समय पे तो ऐसा कुछ नहीं था, तो उस समय पे यूज हुआ करता था किसका? लेटर का। लेटर लिखा जाता था और लेटर को पहुंचाया जाता था। समझ गए बात को? तो ये हो गया हमारा। उसके बाद फिर टीचिंग्स ऑफ सेंट्स, साधु संत जो उस समय पे बच्चों को पढ़ाते थे ना, जो पढ़ाते थे वो भी वो लोग पेपर में लिखा करते थे। जैसे आज हम लोग पढ़ते हैं तो अभ्यास पेपर में लिखते हैं ना, उस समय पे भी वो लोग जितने भी साधु संत हुआ करते थे, यदि वो अपने शिष्य को, यानी कि वो अपने स्टूडेंट को जो पढ़ाते थे, उस समय पे भी उनको पेपर में लिखना पड़ता था। समझ गए बात को? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद फिर जुडिशियल रिकॉर्ड्स। जुडिशियल रिकॉर्ड्स का मतलब हो गया कि जैसे देखो पहले क्या होता था ना कि राजा लोगों के बारे में फैसला सुनाते थे। यदि कोई आदमी चोरी किया तो उसको क्या सजा मिलेगा, क्या सजा मिलेगा, कितने समय के लिए मिलेगा, इन सभी चीज़ों को लिखा जाता था किसमें? पेपर में। ठीक है ना, वही है हमारा जुडिशियल रिकॉर्ड्स। उसके बाद एंड फॉर रजिस्टर्स ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्सेस। और उस समय पे राजा लोग क्या करते थे? लोगों से टैक्स लिया करते थे। टैक्स मतलब क्या? टैक्स मतलब क्या? कुछ पैसे लिया करते थे बदले में। जैसे यदि तुमको मेरे राज्य में रहना है तो तुमको बदले में टैक्स पे करना पड़ेगा, कुछ पैसे देना पड़ेगा। तो किस आदमी ने कितना टैक्स दिया, कब दिया, ये भी डेट लिखा जाता था, और कितना दिया ये भी लिखा जाता था। समझ के बाद कोई दिक्कत? जैसे हम लोग आज घर में क्या करते हैं, यदि हम लोगों को अपने एक महीने का यदि खर्चा बताना हो कि आखिर कितना खर्चा हुआ इस महीने में, तो हम लोग क्या करते हैं? पूरा डिटेल बनाते हैं ना कि इस महीने में मॉल गए, गाड़ी में पेट्रोल इतना भरवाएं, फिर से घर में फिर से कुछ खाने के लिए नहीं था तो वो लेके आ गए, है ना, स्पोर्ट्स में इतना खर्चा हो गया, एंटरटेनमेंट में इतना खर्चा हो गया, तो एक बिल बनाते हैं ना हम लोग। उसी प्रकार से उस समय पे भी बिल बनाया जाता था। वही लिखा हुआ यहाँ पे, रजिस्टर ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्सेस। समझ गए बात को? तो जो कुछ भी खर्चा वर्चा होता था उस समय पे, वो चीज़ भी हम लोग उसमें रिकॉर्ड किया करते थे। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? इंपॉर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स वेयर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल, रूलर्स एंड टेम्पल्स। अब एक बात है यहाँ पे, मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या है? सबसे पहली बात, दो टर्म था हमारे पास, एक था ड्रामेटिकली। ड्रामेटिकली का मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ना, धीरे धीरे बदलाव होना, है ना। उसके बाद है यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट्स, जो भी चीज़ आप हाथ से लिख दे, हाथ से मैनुअली जो भी चीज़ आप हाथ से लिख दे वो जगह हमारा मैन्युस्क्रिप्ट। समझ गए बात को? तो उस समय पे क्या प्रिंटिंग प्रेस था क्या? नहीं था। क्या उस समय पे फोटोकॉपी करने वाला मशीन था क्या? नहीं था। तो उस समय पे लोग किससे लिखते होंगे? हाथ से लिखते होंगे। तो वो जो कुछ भी लिखा करते थे वो हो गया हमारा मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है? तो जितने भी इंपॉर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट हुआ करते थे ना, जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, जैसे कोई एक बुक है वो बहुत ही बड़े भगवान के बारे में लिखा हुआ है, बड़े लोगों के बारे में लिखा हुआ है, किसी खास त्यौहार के बारे में लिखा हुआ है, कोई ग्रंथ है किसी खास चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है, तो ये मतलब जो भी इंपॉर्टेंट बुक हुआ करते थे ना, उनको क्या करते थे लोग? सहेज के रखा करते थे। कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल, जो भी बड़े बड़े अमीर हुआ करते थे ना, वो सब खरीद कर रख लेते थे।
समझ के बात को। उसके बाद फिर रूलर्स, बड़े बड़े राजा लोग भी उसको रखते थे। उसके बाद फिर टेम्पल्स वाले लोग भी उसे रखा करते थे। जैसे आज यदि मान लो, आज यदि हम मार्केट में गए और कोई हमको अच्छा सा बुक पसंद आ गया जो कि बहुत पुराना बुक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको खरीद कर घर में रख लेंगे अपना, वही करेंगे ना। यदि पढ़ने का मन हुआ तो पढ़ लेंगे, नहीं तो एक शोभा के रूप में, सजावट के रूप में हम लोग खरीद के घर में रख लेंगे। तो उस समय भी ये सिस्टम था, उस समय भी ये सिस्टम था कि जो बड़ा बड़ा ग्रंथ है, जो कि अच्छा अच्छा ग्रंथ है, जो इंपॉर्टेंट बुक है, जिसके बारे में जिस बुक में किसी खास इंसान के बारे में लिखा हो, लोग उसको खरीद के क्या करते थे, घर में रख लेते थे। तो खरीदते कौन कौन थे, बड़े बड़े अमीर लोग खरीदते थे, फिर से राजा लोग खरीद के उनको रखा करते थे, फिर से बड़े बड़े टेम्पल्स में यानी कि मंदिरों में भी उनको सहेज के रखा जाता था। समझ गए बात को, कोई दिक्कत इसमें। तो जो इंपॉर्टेंट मनुस्क्रिप्ट हुआ करते थे उनको लोग खरीद के अपने घर में भी रखा करते थे। उसके बाद यहाँ पे है, हाँ, दे वेयर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्किव्स। अब समझो मेरी बात। तो बड़े बड़े जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हुआ करते थे उस समय पे, बड़े बड़े अच्छा सा जो मनुस्क्रिप्ट हुआ करता था, जो कि ग्रंथ हो गया, जो हाथ से लिखा गया है, उसको लोग रखते कहाँ पे थे उस समय पे, उसको रखते थे लाइब्रेरीज और आर्किव्स में। लाइब्रेरी और आर्किव्स में। देखो लाइब्रेरी में हम लोग किस चीज़ को रखते हैं, लाइब्रेरी में हम लोग किस चीज़ को रखते हैं, मेनली नॉर्मल किताब जो कि हर कोई पढ़ सकता है। जैसे लाइब्रेरी में आप यदि आप जाएं तो आपको हर बुक मिल जाएगा, है ना। लेकिन आर्किव्स में हम लोग उस बुक को रखते हैं जिसका कि वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, जिसका कि इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। समझ गए बात को। जैसे आज हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक कौन कौन सा हो सकता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है पहला, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है वो, है ना। महाभारत का बुक हो सकता है, रामायण का बुक हो सकता है। ये सब हमारा क्या है, कुछ ऐसे बुक हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका वैल्यू जो है ना बहुत ही ज़्यादा है। आप समझ गए। तो इसको हम लोग लाइब्रेरी में तो रखते ही रखते हैं, आपको लाइब्रेरी में भी मिल जाएगा, लेकिन चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है तो हम लोग उसको रखते हैं आर्किव्स में। अब सवाल है कि ये आर्किव्स है क्या। देखो यहाँ पे लिखा हुआ रेड कलर में, अ प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड। एक ऐसा जगह, आप कह सकते हैं कि आर्किव्स भी एक लाइब्रेरी के जैसा ही होता है, लेकिन बस फर्क ये है कि ये जो है ना आर्किव्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को रखा जाता है इसमें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को रखा जाता है, और लाइब्रेरी में तो आपको हर चीज़ मिल जाएगा। समझ गए बात को, कोई दिक्कत इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, आज के समय में जो बड़े बड़े हमारे इंडिया के रिकॉर्ड हुआ करते होंगे, जो बहुत ही खास बुक हुआ करते होंगे, तो क्या उसको सरकार लाइब्रेरी में रख देगी, क्या पता चोरी हो जाए, क्या पता चोरी हो जाए। तो वो क्या करती है, एक खास अपना लाइब्रेरी बनाती है जहाँ पे कि हर किसी को जाने का परमिशन नहीं मिलता है। तो वही हो गया हमारा आर्किव्स। समझ गए बात को, कोई दिक्कत इसमें। आर्किव्स में क्या होता है, चीज़ों को समेट के रखा जाता है, बहुत ही इस पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन लाइब्रेरी में क्या होता है, बहुत सारे इंसान आते हैं, हर कोई पन्ना पलटता है, कोई बुक ही फाड़ दिया तो, है ना। लेकिन ये ऐसा आर्किव्स में नहीं हो सकता। आर्किव्स बहुत ही प्रोटेक्टेड जगह होता है और उसमें बहुत ही ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ही रखा जाता है। समझ के बात को, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे इंडिया में ना आज अलग अलग चीज़ों को रखने के लिए अलग अलग चीज़ बना हुआ है। जैसे बहुत जो पुराना चीज़ है उसके लिए म्यूजियम है, जो बहुत पुराना चीज़ है उसके लिए म्यूजियम है। म्यूजियम में आप जाएंगे आपको शीशे के पीछे रखा हुआ मिल जाएगा। जो कम इम्पॉर्टेंट है, जो कि हर किसी को पढ़ना चाहिए, जो हर किसी के पास पहुंचना चाहिए, उसको आप लाइब्रेरी में रख देते हैं। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको आप एक खास लाइब्रेरी में रखते हैं जहाँ पे कि हर किसी को जानने का परमिशन नहीं मिलता है। वो हो गया हमारा आर्किव्स। समझ गए। तो आर्किव्स में मेनली हमारा एक लाइब्रेरी के जैसा ही होता है, लेकिन वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है इसलिए क्योंकि उसमें हर किसी को परमिशन नहीं मिलता है, और उसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का रखते हैं, क्या पता कोई चुरा ले, है ना। तो उस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, उस आर्कीव में हम लोग क्या रख सकते हैं, जैसे हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट एक ऐसा मिसाइल बनाने जा रही हो जिससे कि पूरा दुनिया तबाह हो जाए, मान लो। तो वो पूरा का पूरा स्क्रिप्ट किसी बुक में लिखा हुआ है, तो क्या वो बुक लाइब्रेरी में रख देंगे जाके, क्या नहीं। वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, उसमें एक ऐसे रॉकेट के बारे में लिखा हुआ जो कि पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। तो सरकार उसको कहाँ पर रखेगी, एक प्रोटेक्टेड जगह में रखेगी, उसको सबसे हटा के रखेगी, जो कि हर कोई यूज उसको ना कर पाए। समझ के बात को, आगे बढ़ते हैं फिर। आगे क्या है, दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन टू हिस्टोरियंस बट दे आर आल्सो डिफिकल्ट टू यूज। देखो इतना सारा जो, देखो पहले मेरे बात को, इतना सारा जो मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखा जाता था ना, जैसे होली टेक्स्ट हो गया, फिर से राजा के इतिहास के बारे में हो गया, फिर से लेटर हो गया, टीचिंग हो गया, फिर से जुडिशियल रिकॉर्ड हो गया, फिर से अकाउंट्स के बारे में हो गया, यानी कि पैसा कौड़ी के बारे में हो गया, टैक्स के बारे में हो गया, इतना सारा जो चीज़ लिखा जाता था ना,
इससे हिस्टोरियंस को बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाता था कि पहले क्या तरीका रहा होगा, पहले क्या शासन रहा होगा, पहले किस प्रकार से सिस्टम चलता होगा। इससे लोगों को बहुत ही ज़्यादा आइडिया मिल जाता था। लेकिन फिर भी लोगों को एक प्रॉब्लम हो जाता था, समझना है मेरे बात को ध्यान से। इतना सारा जो आप देख रहे हैं पेपर का यूज, हम लोग इतना सारा यूज करते थे पेपर का, इतना ज़्यादा यूज था पेपर का उस समय पे, है ना। लेकिन हाँ, चूंकि ये पेपर है, हाथ से लिखा जा रहा है, तो उसको हम लोग मनुस्क्रिप्ट कर दिए। इनको पढ़ने से उस समय के इतिहासकार को, यानी कि 700 CE से लेकर 1750 तक के CE में जो भी हमारे बड़े बड़े हिस्टोरियन थे, उनको ये समझ में आ तो जाता था कि पहले किस प्रकार का सिस्टम रहा होगा, पहले किसका राज रहा होगा, है ना, उसको समझ में तो आता था। लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम भी था। क्या प्रॉब्लम था, देखो यहाँ पे, देयर वेयर नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, सो स्क्राइब्स, हाँ यहाँ पे नया वर्ड आ गया आपके लिए, स्क्राइब्स, बताते हैं ये क्या है। देयर वेयर नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, सो स्क्राइब्स कॉपीड manuscripts, दे इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस लाइक अ वर्ड हियर ए सेंटेंस देयर। देखो, स्क्राइब्स का मतलब होता है लेखक, जो कि अपने कुछ हाथों से लिखते हैं, समझ के बात को। स्क्राइब्स का मतलब लेखक कह लीजिए, कवि कह लीजिए, है ना, ऑथर कह लीजिए, जो कि अपने हाथ से कुछ लिखते हैं। तो चूंकि उस समय हमारे पास प्रिंटिंग प्रेस तो था नहीं जिससे कि प्रिंट हो जाएगा हर चीज़, है ना, हाथ से लिखा जाता था, मैन्युस्क्रिप्ट हमारे पास उस समय पे। तो ये बहुत ही ज़्यादा संभावना बना रहता था कि कुछ ना कुछ उससे गलती हो जाए। जैसे इंसान में तो गलती हो ही जाएगा, जैसे हम लोग तो आज भी लिखते हैं तो कुछ ना कुछ गलती हो जाता है ना। तो उस समय पे बड़े इतिहासकार के द्वारा ये गलती होता था कि वो एक सेंटेंस को इधर लिख दिए, दूसरे सेंटेंस को उधर लिख दिए, एक वर्ड को इधर लिख दिए, एक वर्ड को उधर लिख दिए, यानी कि एक वर्ड के कारण ना पूरा इतिहास कंफ्यूजन में चल जाता था। समझ गए बात को क्या कह रहे हैं। तो उस समय पे चूंकि हाथ से लिखा जाता था, तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनता था कि गलती उसमें हो सकता है ना। तो जब ये लोग जब बड़े बड़े हिस्टोरियन लोग पढ़ा करते थे कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है, तो उनको कभी कभी ना एक वर्ड मिसिंग हो जाता था, मिलता ही नहीं था इसका मतलब क्या है, या फिर वहाँ से गायब रहता था, या फिर वो वर्ड यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे लिखा गया है, एक सेंटेंस इधर होना चाहिए था, इधर लिखा गया है, एक सेंटेंस यहाँ पे होना चाहिए था, इधर लिखा गया है। मतलब कि मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि हाथ से लिखा जाने वाला चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा उस समय पे संभावना रहता था कि गलती हो जाए, और होता भी था। ह्यूमन बिहेवियर है भाई, गलती तो हो ही जाएगा, इंसान है तो गलती तो होना है। तो गलती जब होता था ना, तो उससे पूरा इतिहास का सिस्टम ही बदल जाता था। उसको समझ में नहीं आता था कि आखिर ये ऐसा हुआ कैसे। तो उनको ना एक बुक पढ़ने के लिए उसको 2-3 बुक पढ़ना पड़ता था। जैसे मान लीजिए, यदि आज आपके पास का एक एनसीईआरटी बुक है, अभी हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो अब हमारे पास अभी हिस्ट्री का बुक है ना। अब मान लो हिस्ट्री में कोई एक वर्ड जो है ना, इधर से उधर चला गया और इधर से इधर आ गया, और हमको हिस्ट्री समझ में नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, हिस्ट्री एनसीईआरटी के पढ़ने के लिए, एनसीईआरटी को समझने के लिए किसी दूसरे बुक को पढ़ के देखेंगे ना कि आखिर यदि हिस्ट्री में ऐसा मिसिंग है, तो क्या दूसरे बुक में भी मिसिंग है, क्या दूसरे बुक में क्या लिखा हुआ है, हम लोग जानने की कोशिश करेंगे ना। उसी प्रकार से इस समय पे भी होता था कि यदि एक बुक में कोई वर्ड मिसिंग है या फिर कोई सेंटेंस मिसिंग है, ये कहाँ से आ गया, वो कहाँ से आ गया, तो इतिहासकार उस समय पे क्या करते थे, बड़े बड़े हिस्टोरियन क्या करते थे, एक बुक को समझने के लिए 2-3 बुक को पढ़ते थे कि आखिर इसका मतलब क्या हुआ, क्या इसमें मिसिंग है तो क्या उसमें भी मिसिंग है, क्या इसमें जो मतलब है क्या वही मतलब दूसरे बुक में है। बात समझ रहे हो ना। जैसे यदि आपको हिस्ट्री में यदि आज कोई एक सेंटेंस गायब हो जाए, आपको समझ में नहीं आए, तो आप क्या करेंगे, दूसरा बुक उठा के देखेंगे ना, दूसरा बुक उठा के देखेंगे ना कि क्या ये इसमें भी गायब है या फिर इसका मतलब कुछ और है। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आप ये कर रहे हैं कि आपको एक बुक में कोई वर्ड मिसिंग मिल गया, आपको समझ में नहीं आया, तो दूसरे बुक में आप देखने लगे। वही उस समय पे भी होता था, यदि कोई बुक में कोई वर्ड मिसिंग है, कोई सेंटेंस मिसिंग है, या फिर इधर से उधर हो गया, उलट फेर हो गया है, तो स्टूडेंट को उस समय पर तकलीफ ये होता था कि उनको एक चीज़ को पढ़ने के लिए 2-3 बुक को पढ़ना पड़ता था, तब उनको समझ में आता था कि आखिर एक्चुअली में है क्या, एक्चुअली में होना क्या चाहिए। समझ गए बात को, कोई दिक्कत इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। हिस्टोरियंस हैव टू रीड डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स वर्जन्स ऑफ द सेम टेक्स्ट। सही बात है, उनको एक ही चीज़ को पढ़ने के लिए अलग अलग बुक को पढ़ना पड़ता था। क्यों पढ़ना पड़ता था, क्योंकि वर्ड का मिसिंग होना, सेंटेंस का इधर से उधर हो जाना उनको कन्फ्यूजन में डाल देता था। आखिर ये ऐसे हुआ तो हुआ कैसे, क्या जो इसमें इस बुक में हो रहा है क्या वही दूसरे बुक में भी लिखा हुआ है क्या। इस चीज़ को समझने के लिए उनको, एक ही चीज़ को समझने के लिए उनको 2-3 बुक पढ़ना पड़ जाता था। समझ गए बात को, बात समझ में आ रहा है। जैसे आपके पास मैथ पढ़ने के लिए मेनली 3 बुक है आपके पास, एक एनसीईआरटी है, एक आर एस अग्रवाल है, एक आर डी शर्मा है। बात समझ रहे हो ना। तो जो चीज़ आपको एनसीईआरटी में समझ में नहीं आता है
तो क्या उसी चीज़ को पढ़ने के लिए आप आर एस अग्रवाल में पढ़ते हैं ना। अब मान लो जो आर एस अग्रवाल में समझ में नहीं आया तो क्या उसी चीज़ को समझने के लिए आर डी शर्मा में पढ़ते हैं ना। तो ये क्या है, ये एक चीज़ को समझने के लिए हम लोग अलग अलग बुक को पढ़ रहे हैं। उसी प्रकार से उस समय पे एक बुक में यदि कोई चीज़ मिसिंग होता था तो उसको ढूंढने के लिए, उसको समझने के लिए कि आखिर एक्चुअली में यहाँ पे लिखा हुआ क्या था समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको समझने के लिए हिस्टोरियन दूसरे बुकों का भी यूज किया करता था। तो हिस्टोरियन हैव टू रीड डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स, अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट को वो पढ़ा करते थे। समझ के बात को, वर्जन्स ऑफ द सेम टेक्स्ट, एक ही चीज़ों के बारे में वो अलग अलग बुक में भी पढ़ा करते थे। समझ में आ गया। आगे, टू गेस, ये जानने के लिए व्हाट द ऑथर हैड ओरिजिनली रिटन। ओरिजिनली रिटन का मतलब क्या हो गया कि एक्चुअली में ऑथर ने इसमें लिखा क्या है, समझ में नहीं आ रहा है या फिर कोई वर्ड गायब है, उसको समझने के लिए दूसरे बुकों का भी वो लोग यूज किया करते थे। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं फिर। ऑथर्स रिवाइज देयर क्रॉनिकल्स एट डिफरेंट टाइम्स। ऐसे होता क्या था ना, जैसे देखो मान लो होता क्या था, जैसे मान लो कि हम एक हिस्टोरियन है, मेरा काम है इतिहास को लिखना, है ना, मेरा काम है इतिहास को लिखना। तो हम क्या करेंगे, हम एक इतिहास को, हम एक बुक लिख दिए। जैसे मान लो हम एक हिस्टोरियन है, मेरा काम है हिस्ट्री को लिखना, ठीक है ना। तो हम लिख दिया अशोका के बारे में, अशोका के बारे में इतना मोटा एक बुक छाप दिए, ठीक। बाद में हमको पता चला कि अच्छा अशोका का जन्म यहाँ पे नहीं, अशोका का जन्म वहाँ पे हुआ था। तो हम क्या करेंगे, अपने बुक में सुधार करेंगे ना, सुधार करेंगे ना बाद में। तो वही चीज़ यहाँ पे भी था, यदि हिस्टोरियन से उस समय पे कोई गलती होता था तो वो लोग क्या करते थे, अपने बुक को बार बार सुधारते भी थे, रिवाइज भी करते थे। समझ गए बात को, कोई दिक्कत। क्योंकि देखो हिस्ट्री यदि आपको लिखना है ना तो सब चीज़ सोच समझ के लिखना पड़ता है, क्योंकि हिस्ट्री जो आप लिखने जा रहे हैं वो केवल आप नहीं पढ़ेंगे, आने वाला जनरेशन पढ़ेगा, आपका बच्चा पढ़ेगा, फिर आपका बेटा भी पढ़ेगा, फिर उसका बेटा पढ़ेगा, फिर उसका बेटा पढ़ेगा। मतलब ये कि यदि आप हिस्ट्री लिखने जा रहे हैं तो आपको सब चीज़ दिमाग में रख के लिखना पड़ता है ना। और उस समय पे गलती बहुत ज़्यादा होता था, एक सेंटेंस इधर कर देना, एक सेंटेंस उधर कर देना, गलती होता था। तो उस समय पे गलती को सुधारने के लिए लोग क्या करते थे, बार बार अपने चीज़ों को रिवाइज करते रहते थे, यानी कि कुछ उसमें छूट गया तो उसमें कुछ इंक्लूड कर देना, है ना। और उस समय जो सबसे ज़्यादा टाइम लगता था वो लगता था किसी चीज़ को लिखने के लिए, क्योंकि उस समय पे सब हाथ से होता था, मशीन तो था नहीं हमारे पास। समझ गए बात को, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग इतने पॉइंट्स के मदद से हम लोग ये कह सकते हैं कि हिस्टोरियन के पास ना अलग अलग सोर्स था किस चीज़ को जानने के लिए, हिस्ट्री को जानने के लिए, हिस्ट्री को पढ़ने के लिए। समझ गए बात को, कोई दिक्कत। अब तो क्या कभी यदि पूछे तो बता दोगे। तो सबसे पहला हिस्ट्री यदि उनको पढ़ना होता था तो वो कहाँ से पढ़ते थे, कहाँ से जानते थे, क्वाइन से जानते थे, सिक्का से जानते थे, फिर से दीवारों पे जो डायग्राम फिगर कुछ रिटर्न में लिखा हुआ रहता था उससे जानते थे, बिल्डिंग्स को देख के जानते थे, उसके बाद फिर कुछ बुकों में लिखा हुआ था उसके बारे में भी जानते थे वो लोग, ठीक ना। उसके बाद फिर पेपर का इन्वेंशन हो गया था उस पीरियड में, पेपर का यूज हम लोग इन सारे चीज़ों को लिखने के लिए क्या करते थे, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं था। उसके बाद फिर हम लोग जो हाथ से लिखा जाता था उसको हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट कहते थे, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट होता था लोगों के लिए वो क्या करते थे, वो लोग खरीद के अपने लाइब्रेरी में या फिर अपने आर्किव्स में रख लिया करते थे, ठीक है ना। आर्किव्स क्या होता है, एक ऐसा जगह जहाँ पे कि हम लोग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को रखा करते हैं। समझ के बात को, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे फिर क्या था कि हिस्टोरियन को उस मैन्युस्क्रिप्ट से बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता था, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मिलता था, ठीक है ना। लेकिन हाँ बहुत बार उनको परेशानियों का भी सामना करना पड़ता था, इसलिए क्योंकि बहुत बार एक ही बुक में हो सकता है कि अलग चीज़ लिखा हो, किसी बुक में कुछ और लिखा हो, तो चीज़ों को समझने के लिए हमको एक के साथ साथ दूसरा बुक भी पलटना पड़ता था। समझ में आ गया। उसके बाद फिर क्या था, हाँ उसके बाद यह था कि चूंकि गलती हो गया है कुछ तो उसको बार बार वो सुधारते भी थे, अपना रिवाइज भी करते थे, जिसमें उनका टाइम ही बहुत ज़्यादा लग जाता था। समझ में आ गया, कोई डाउट इसमें, कहीं पे भी कोई समस्या। चलो कोई यदि कहीं पे कोई डाउट नहीं तो आज हम लोग अपने क्लास को यहीं पे ओवर करेंगे और आने वाले क्लास में हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है, अब समझ में आ गया हर चीज़। चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करेंगे, तब तक के लिए आप रिवाइज कीजिए। थैंक यू वेरी मच।